लाडली बहना जैसी योजनाएं जारी रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, कमल के फूल की बटन दबाएं। जनता पर, मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूं। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं कि बोलूं इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, जनता तय करेगी। पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की 3 दिसंबर को बनने जा रही है। सभी तरह से अच्छी खबरें आ रही है। लोग अपने घरों से निकल के मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की लहर पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है, बदलाव की सरकार बन रही है। ये कमल का बटन शौचालय लेके आता है, ये कमल का बटन गेहूं लेके आता है, निःशुल्क गेहूं लेके आता है, ये कमल का बटन वंदे भारत ट्रेन लेके आता है। मुझे लगता है मेहनत का फल हमेशा मीठा रहता है। उम्मीदवार होने के नाते मैं अपने आप को वोट डाल पाया हूँ और मां नर्मदा से ही प्रार्थना करता हूँ कि मध्य प्रदेश पे ऐसे ही कृपा बनाए रखे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। भारत 24 पर आप देख रहे हैं दहाड़। भाई, मतदान हो चुका है, अब मतदान खत्म हो चुका है। वही लोग अब मतदान कर पाएंगे जो बूथ में लाइन में इस वक्त खड़े हुए हैं, लेकिन बाकी अब कोई घर से निकलकर लाइन में लगे, वो टाइम समाप्त हो चुका है। हमने आपको आंकड़ा बताया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुल सीटों पर, यानी 70 सीटें छत्तीसगढ़ की, आज की मैं बात कर रही हूं, और 230 सीटें मध्य प्रदेश की। आज कंप्लीट फेज में मध्य प्रदेश में चुनाव हो गया और पहले और दूसरे फेज छत्तीसगढ़ को और मध्य प्रदेश को अगर मैं मिला दूं तो 320 सीटों पर आज चुनाव संपन्न हो गया है। और आखिरी जो आहुति होनी है वो है मतगणना की। लेकिन इस मतगणना से पहले आज जब वोट के महादान की बारी थी तो कई जगहों पर हिंसक झड़पें, कुछ जगह नक्सल वारदात की घटना भी सामने आई। लेकिन इन सब के बावजूद चुनाव में जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अभी तक के आंकड़े ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 61% वोटिंग हुई है और अभी ये फाइनल आंकड़ा नहीं है। पिछली बार ये आंकड़ा था कुल मतदान का 75.05%, 2018 की मैं बात कर रही हूं। लेकिन ये आंकड़ा इससे पार जाता है क्योंकि अभी तक जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक 71% जो है वो मतदान मध्य प्रदेश में हुआ है। छत्तीसगढ़ में 61.15% मतदान हुआ है। पिछली मर्तबा यही मतदान अगर छत्तीसगढ़ में कहूं तो 76.45% था। लेकिन आज के लिए सबसे अहम सवाल ये कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ने किसको अगले 5 साल के लिए अपना रहनुमा चुना है। हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। निगहत अब्बास प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। अनुराग भदौरिया जी, सर स्वागत है आपका। अरसे बाद एक बार फिर से आपकी एंट्री हो रही है। हमने आपको बड़ा मिस किया अगर सच कहूं तो, लेकिन वी आर सो हैप्पी दैट यू आर बैक। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने। संगीत रागी साहब अरसे बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संगीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ ऋषि पांडे भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ आकाश मुनि साहब जो कि कांग्रेस समर्थक हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। रमन सिंह साहब अब से कुछ ही देर में हमारे साथ मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, पूर्व, जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करिए निगहत अब्बास आपसे। कितना कॉन्फिडेंट है आप और कौन कौन से राज्य, सच बताइएगा, लग रहे हैं आपके और बाकी हाथ के? रूबिका जी, सच बताऊंगी आपको क्योंकि एक तो आप बहुत ही बढ़िया एंकरिंग भी करती हैं और हमारी दोस्त भी हैं, और कारण ये है सच बताने का क्योंकि आज ये जनता विश्वास कर चुकी है कि सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पांचों के पांचों राज्य में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। और ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रही हूं क्योंकि जहां जहां कांग्रेस की सरकार रही है, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, और जहां भी आज प्रदेश में इन लोगों की किसी भी राज्य में सरकार है, किस प्रकार के इन लोगों ने घोटाले करे हैं, किस प्रकार महिला दुष्कर्म के मामले निरंतर बढ़ते आए हैं, किस प्रकार नाबालिग बच्चियों का रेप होता आया है, किस प्रकार महिला सशक्तिकरण के नाम पर ये पत्रकारों का भी रेप करते आए हैं, ये हम सब ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, देश की हर महिला ने देखा ऐसा है। थोड़ी है महादेव तक के नाम को बदनाम करने वाली सरकार वाले राज्यों और ऐसी में सरकारों ये सारी चीजें निगत नहीं हुई हैं। ऐसा तो नहीं है ना? आपके राज्यों में भी, जहां पर मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के वीडियो पर भ्रष्टाचार के घनघोर आरोप लगे।
और मध्य प्रदेश में भी ये कहा गया कि राजस्थान के बाद अगर दूसरा कोई नंबर है महिलाओं के साथ अपराध में तो वो मध्य प्रदेश है। अनुराग भदौरिया, आपने सुना निगहत अब्बास बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। क्या कह रही हैं? वो ये कह रही हैं कि भाई हम पूरी तरीके से पूर्णतः सरकार बनाएंगे और सभी राज्यों में बनाने वाले हैं। देखिए, आपने देखा उतना एक चीख के जो उन्होंने चिल्ला के बात कही महिला सुरक्षा के लिए, तो मेरा तो सीधा सा सवाल उनसे होगा कि भाई दिल्ली में भी आपकी एक तरह से सरकार है, पुलिस आपके पास ही है, और जिस तरह से महिलाओं के ऊपर वो पहलवान महिलाएं, याद होगा सबको, किस तरह से बैठी रही अपने न्याय के लिए और कितना न्याय आप उनको दिला पाए। आपने 3 महीना वो बेचारी रोई बिलखी, उसके बाद रोड पे घसीटी भी गई। सारे मंत्रीगण वहीं रहते हैं, 1-2 किलोमीटर के एरिया में कितने मंत्रीगण उनसे मिलने गए थे, आप नाम बता दीजिएगा। मणिपुर की बेटियों के साथ क्या हुआ ये हमें कहने की जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसे गिनाने लगेंगे तो बहुत से नाम हैं, अंकिता कांड से लेके, और उत्तर प्रदेश में अगर चले जाएंगे तो हम उन्नाव की घटना से लेके, और जिस तरह से हाथरस की घटना हुई, और जिस तरह से लखीमपुर की, ना जाने कितनी घटनाएं हम गिना दें। इसलिए के लिए घटनाएं गिनाने का वक्त नहीं है, क्योंकि महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे रही है। अगर वो सम्मान करती तो शायद ये घटनाएं नहीं होती जो सरकार के नाक के नीचे हुई हैं। आप तो देश की राष्ट्रपति जी को भी आप अपने हमारे पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनी उसके उद्घाटन तक में आप नहीं बुलाते, और महिला सम्मान की आप बात कर रहे हैं। हाँ, जहां तक अभी बात है जो चुनाव की बात है, इसमें सच है कि भारतीय जनता पार्टी की हार तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट देना नहीं चाहता और ना किसी ने वोट दिया, क्योंकि वो कोई भी जीते, समाजवादी जीतेगी और दल जीतेंगे, लेकिन आपकी तरफ से कहा जाना है, मैं समझ भी गई। लेकिन आपने जहां जहां कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं वहां कौन जीतेगा? क्योंकि आप तो गठबंधन का भी बड़ा हिस्सा है ना सर। क्या वो कौन सा गठबंधन? इंडिया गठबंधन। देखिए, समाजवादी पार्टी निश्चित तौर से जहां पे लड़ रही है वहां जीत रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हार रही है। अगर जिन सीटों पे समाजवादी नहीं भी लड़ रही है वहां दूसरे दल जीतेंगे, लेकिन बीजेपी नहीं जीतेगी, क्योंकि जनता से एक बार पूछ लीजिए, जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर फेंक रही है। आप बीजेपी से लड़ रहे हैं कि कांग्रेस से लड़ रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों से लड़ रहे हैं? नहीं, हम तो देखिए, हम चूंकि मेरी मजबूत पार्टी है, और वहां पे हम लड़ रहे हैं, बीजेपी को भी हरा रहे हैं, जहां हम लड़ रहे हैं वहां कांग्रेस को भी हरा रहे हैं, लेकिन वहां समाजवादी जीत रही है, लेकिन बीजेपी नहीं जीत रही है कहीं भी। बीजेपी नहीं जीत रही है। ओके, निगहत 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। हम 71 भाई, हमारे घर में जो भी हो रहा है हो, आपको नहीं जीतने देंगे। पीरियड। रूबिका जी आपने गलत सवाल पूछ लिया, क्योंकि असली दिवाली जो इन्होंने मनाई है चिरकुट नेता, चालू नेता, अखिलेश वखिलेश नेता, और अखिलेश जी ने तो ये भी कह दिया अपने गठबंधन के लिए कि आगे देखेंगे, उनसे आपने गलत सवाल पूछ लिया। और ये कह रहे बड़ी मजबूत पार्टी है। अरे जाकर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में एक बार पूछिए तो आम जनता से कितने लोग जानते हैं समाजवादी पार्टी को, उसके बाद बात करें। सभी जानते हैं भैया, क्योंकि इन्होंने महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करी। अब तो मान लेते हैं, अरे सुनिए अनुराग भाई, सुनिए, आपके बीच में नहीं बोली, सुनिए मेरी बात। आप लोग महिला सशक्तिकरण के बारे में ना पहले बात कर सकते थे ना आज बात कर सकती हैं। तो इसलिए मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि अब आपका जो गठबंधन है वो बिजली में टूटा हुआ मानती हूं, कम से कम अब तो राजस्थान की बेटियों के बारे में निगहत जी एक सेकंड, अरे सुनिए तो, वोट पड़ गए हैं, बोलते नहीं है। अरे भाई, वोट पड़ गए हैं, ईवीएम में वोट पड़ गए हैं। आपके दोनों के भाषण से कोई एक मतदाता एक्स्ट्रा नहीं आने वाला है, ठीक है? मैं कह रही हूँ आप बहस कीजिए, मुस्कुराते हुए कर लीजिए। जो राजनीतिक लड़ाई थी वो हो गई ना। मत के लिए बात ही नहीं कर रहे। आज एक सेकंड, आकाश मुनि भी हमारे साथ हैं, आकाश मुनि भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस समर्थक हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आकाश जी, कहाँ हैं आप लोग? आकाश में हैं, सरकार में हैं, सत्ता में हैं, सपा के साथ हैं, उनके विरुद्ध हैं कि निगहत जी को हराने के लिए, मतलब क्या चल क्या रहा है? थोड़ा कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है रूबिका जी, ये बहुत ही सिंपल है। ये वाला इलेक्शन बहुत ही अच्छा इलेक्शन है जो कांग्रेस स्वीप कर रही है चारों स्टेट में, बाय गारंटी, और नेक टू नेक चल रहा है। एक स्टेट में वो भी हो सकता है कि ना कि एक साइड चले जाए। बट बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज मैं बताऊंगा आपको कि मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की निगहत जी हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे रही थी। मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, मैं जानकारी देना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि निगहत जी इसका मानेगी कि नहीं मानेगी। मध्य प्रदेश पे 3,40,000 करोड़ का कर्ज है। मध्य प्रदेश के एक एक इंसान पे 40,000 रुपए का कर्ज है, एक एक इंसान पे।
जो 6 साल पहले 13,000 था। मैं सरकारी डेटा शीशे के पत्थर हम पर उठा मैं के यहाँ रखा। की डेटा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि 13,000 रुपए का कर्ज 6 साल पहले था, आज वो 40,000 का हो गया। पिछले महीने ही आपने 3,000 करोड़ का कर्ज लिया है अपने राज्य को चलाने के लिए। आपसे राज्य चलता नहीं, आपको वेलफेयर स्कीम्स का पता नहीं, कर्ज पे कर्ज लेते जाते हैं। पंजाब को आपने 2.5 लाख रुपए के 2.5 लाख करोड़ के कर्ज में पहुंचा दिया था, इसलिए आज वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। और आज यहाँ पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने वाली है, ये मेरे से गारंटी ले लीजिए। हाँ, फिर कोशिश करिएगा कि कमल वो जो ऑपरेशन लोटस ट्राई करने का, पर इस बार मुश्किल लगता है कि जो मेजोरिटी होगा वो कांग्रेस के पास जाने वाला। अच्छा आकाश मुनि जी, आपने कहा कि ये कितना 3,41,000 करोड़ का कर्ज है ना? हाँ, मतलब ये 40,000। तो राजस्थान में कितना है? नहीं, मैं तो मध्य प्रदेश की बात कर है। क्या मध्य प्रदेश में 3,40,000 का कर्ज नहीं है? नहीं है, पर मैं कह रही हूँ राजस्थान में कितना है? मैं जवाब दूंगी। नहीं है। क्या पिछले महीने में इन्होंने 3,000 का कर्ज नहीं लिया? नहीं, बिल्कुल लिया है, पर मैं तो आपसे पूछूं कि राजस्थान में है कि नहीं है, कर्ज लिया है कि नहीं है? नहीं, एक बात और इन्होंने जो, मैं आपको एक बात और बता दूं। अरे सब बता देना मुझे आकाश मुनि भाई, बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना। राजस्थान का कर्ज कितना है? मतलब ये मुझे अच्छा लगा कि मध्य प्रदेश का आंकड़ा आपको याद है, 3,40,000। पंजाब का भी आंकड़ा याद, राजस्थान का कितना है? दिल्ली का भी आंकड़ा याद, राजस्थान दिल्ली का भी आंकड़ा याद। राजस्थान का कितना है? राजस्थान का मुझे नहीं पता। क्या है? मुझे मध्य प्रदेश का पता है। क्यों? आप मुझे बता दीजिए राजस्थान का। मुझे बताइए कि मुझे ये जानना है कि जो हमारे आपकी मोहब्बत पर मैं वारी जाऊं भाई, ये ऐसा ही होना चाहिए कि हमारे राज्य की सरकार के आंकड़ों का ना पता हो, लेकिन बाकी सारे राज्यों के कर्ज के बारे में हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन हो, विच इज वेरी नाइस। इसे कहते हैं अनकंडीशनल मोहब्बत। आकाश जी, इसे कहते हैं अनकंडीशनल मोहब्बत। मैं तो अरे आपकी मोहब्बत की तारीफ कर रही हूँ। संगीत रागी जी, आज इलेक्शन की चीज है, आज लोगों को बता दीजिए कि ये 40,000 रुपए का कर्ज पर अरे वो तो मैं पूछ लूंगी। देखिए ऐसा आकाश भाई, ये तो बिल्कुल सच बात है ना कि कर्ज ले रहे हैं तो बहुत गड़बड़ बात है। कर्ज आप ले रहे हैं, सामने वाला जो नया बच्चा पैदा हो रहा है वो कर्ज के साथ पैदा हो रहा है, तो बहुत खतरनाक चीज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसी राजस्थान पर मैं बता दूं आपको कितना है, ये क्या बताया आपने? 3,40,000 मध्य प्रदेश। हाँ, राजस्थान का बताऊं आकाश भाई? 5,40,000 करोड़, 5.5 लाख रुपए कर्ज, 5,40,0000 करोड़। 5वां सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ राज्य राजस्थान। 5,60,000 करोड़ है गुजरात पे। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और उसके बाद आ रहा है आपका राज्य राजस्थान। मैं तो सारे बता दिए, इसमें बीजेपी भी आ गई, कांग्रेस भी आ गई और दूसरी पार्टी भी आ गई है। तो इसीलिए अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब मेरी इंफॉर्मेशन आप पर कर्ज रही है, मेरी इंफॉर्मेशन आप पर कर्ज रही है, इसको मैं कभी सूद समेत वसूल करूंगी। अभी छोड़ देते हैं इसको यहीं पर। रमन सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के। आज का दिन कैसा था सर आपका? आज मतदान पूरे छत्तीसगढ़ में जो 70 विधानसभा सीटों पे होना था, और एक अच्छी बात रही कि मतदान में काफ़ी उत्साह भी था, महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और अभी भी मतदान की प्रक्रिया जारी है। अंतिम रूप से बूथ पे लोग अभी भी जमे हुए हैं और मतदान मुझे लगता है भी और 1 घंटे चलेगा। रमन सिंह जी, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं बघेल साहब, वो ये कह रहे हैं कि इस बार हम बम्पर जीत लाने वाले हैं। वो ये कह रहे हैं हमारी जीत का पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ऐसा है कि जीत की स्थिति पहले चरण बस्तर और राजनांदगांव लोकसभा का जो चुनाव हुआ, 7 तारीख को मतदान हुए, उसमें ही स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस पूरी तरीके से हार रही है, और वो 20 में से 14 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी आगे है
और भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में ही जीत चुकी है। दूसरे चरण में तो लोगों ने ज़बरदस्त उत्साह का दिखाया और मुझे लगता है कि प्रथम और दूसरी चरण के बाद ये साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। अब किसी को कोई शंका नहीं है, मुख्यमंत्री के पाटन के सीट पर ही जबरदस्त मुकाबला है, उनकी स्थिति भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो आप ये कह रहे हैं स्पष्ट बहुमत आ रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है, तो सीएम आप बनेंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं होनी चाहिए फिर तो? नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं, देखिए सीएम का निर्णय भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के बाद होता है। हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े थे और सब मिलके चुनाव के अभियान में लगे रहे। जैसे ही गिनती होगी, विधायक दल की बैठक होगा और एक नाम सर्वसम्मति से दल का नेता का चुनाव हो जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कोई विवाद की स्थिति नहीं है। अब तक ये कहा जा रहा था रमन सिंह साहब कि आप लोगों के लिए यहाँ की स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं है। एक बार फिर से सरकार रिपीट करते हुए बघेल साहब दिखाई दे रहे हैं और फिर आता है ईडी इस पूरे खेल में। बघेल साहब ये कहते हैं कि आप ईडी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, आपका सबसे बड़ा अगर कोई सहयोगी दल है तो वो ईडी है। ईडी की भूमिका तब शुरू होती है जब छत्तीसगढ़ में खुला करप्शन शुरू हो जाता है। जब शराब की दुकान में 40% अवैध शराब बेची जा रही है खुलेआम, जब कोयले में 25 रुपया प्रति टन वसूली हो रही है, जब महादेव ऐप में हजारों करोड़ का छत्तीसगढ़ में घोटाला हो रहा है, छत्तीसगढ़ में पीएससी जैसे मामले में हो रहा है, ईडी को तब आना पड़ता है जब करप्शन की सीमा राज्य सरकार उसको रोकने में असफल रहती है और राज्य सरकार के संरक्षण में जब भ्रष्टाचार होता है, तो इस प्रकार के ईडी को आना पड़ता है जब मामले पूरे प्रमाणित हैं और दस्तावेज के रूप में भी प्रस्तुत किए गए हैं। अब तो ईडी ने 1300 पेज का न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया है, अब कहीं कोई शंका बाकी ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि 508 करोड़ का सीधा सीधा आरोप बघेल साहब पर लगा दिया गया है, आप ये कह रहे हैं कि आने वाले दिन उनके लिए बहुत मुश्किल भरे होने वाले हैं? ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये आरोप बार बार ईडी ने पूरे दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया है और ईडी जो महादेव ऐप के संचालक हैं उन्होंने स्वीकार किया। 5 करोड़ की राशि जब्त हुई और उसने साफ शब्दों में भूपेश बघेल का, उनके सचिवालय के 3 लोगों का नाम चिन्हांकित किया है। अब तो ये जांच के घेरे में आ चुका है और सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए जा चुके हैं, इसमें बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। रमन सिंह साहब, अब जैसा मैंने कहा कि सीएम क्या आप हो सकते हैं, तो आपने कहा कि भाई हम तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जो पार्टी कहेगी वही हम तय करेंगे, लेकिन आपके साथ साथ बाकी और सांसद भी इस बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। विजय बघेल हो गए, रेणुका सिंह हो गई, अरुण साहब हो गए, तो ऐसे में क्या वो चेहरा जो आज की तारीख में लीड करेगा वो सबसे सीनियर लीडर रमन सिंह होंगे, या आप तैयार हैं ये कुर्सी किसी और को सौंपने के लिए भी इन केस इफ यू विन द इलेक्शन? सर देखिए, हम लोग हमारे यहाँ प्रक्रिया है, 2003 का चुनाव हुआ, 8 का चुनाव हुआ, 13 का चुनाव हुआ, कोई डॉक्टर रमन के चेहरे को सामने रख के चुनाव नहीं लड़ा गया। चुनाव के बाद हम लोगों ने दल का नेता का चुनाव किया और विधायक दल की सहमति से किया। इस बार भी वही प्रक्रिया होगी, विधायक दल की बैठक होगी और उसी में हम तय करेंगे कि कौन बनेगा दल का नेता आने वाले समय में। तो इसके लिए एक मान्य प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी में जो करते हैं, इस बार भी वही प्रक्रिया रहेगी। इसलिए आज नाम को लेकर कि कौन हो सकता है बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं है। लेकिन इस बात की आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस जता रहे हैं कि सरकार आपकी आएगी, तो मैं जानना चाहती हूं कि आप कितनी सीटें इस वक्त भारत 24 के दर्शकों को बताएंगे कि लेकर आ रहे हैं? बीजेपी की सरकार स्पष्ट बहुमत से आ रही है और अब द्वितीय चरण के मतदान के बाद
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 52 से 56 सीट तक भारतीय जनता पार्टी की आ सकती है और आएगी। 52 से 56 सीटें। रमन सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के इस वक्त भारत 24 के साथ जुड़े हुए थे। एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत हम लेकर आ रहे हैं, कोई शंका नहीं है, और खासकर दूसरे फेज का चुनाव होने के बाद 52 से 56 सीटें लाते हुए हम यहां पर दिखाई दे रहे हैं। संगीत रागी साहब हमारे साथ बने हुए हैं और बाकी तमाम मेहमान भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। संगीत रागी साहब, इतना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, क्या ये आंकड़ों में तब्दील होगा? क्योंकि कांटे की टक्कर है, ये शुरू से दिख रहा है। देखिए रोबिका जी, जो ये तीनों हिंदी पट्टी के चुनाव हैं वे बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं इसे सेमीफाइनल तो नहीं कहूँगा, क्योंकि हमने देखा है कि 2019 के चुनाव में विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद भी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो राजस्थान में उसके लिए केकवाक है। एक कई बार जो पत्रकार लोग घूम करके आए हैं वहाँ से, और जो कार्यकर्ता भी घूम करके आए हैं, वो यही कह रहे हैं कि राजस्थान में पार्टी चुनाव हारवाना चाहे भी तब भी जनता उसे जिता देगी। तो ये स्थिति तो राजस्थान की है। ठीक है। लेकिन जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात है, वहाँ पर दोनों के बीच में बहुत कांटे का टक्कर है। जो कांग्रेस पार्टी ये समझती थी कि उसके लिए केक वाक है छत्तीसगढ़, वो आज के दिन में वैसा नहीं रहा। मध्य प्रदेश में लाडली योजना ने जो है वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन माइंडसेट में लाया है, और महिलाओं को बिल्कुल ये बात लगा है कि नहीं, शिवराज सिंह चौहान की सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलनी चाहिए। मेरे मित्र अनुराग भदौरिया कह रहे थे कि 71 सीटों पर वो 71 सीटों पर लड़ रहे हैं। देखिए, वो 71 सीटों पर वो कांग्रेस के वोट काटेंगे तो कांग्रेस का ही वोट काटेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और उसके वोट जो होते हैं वो करीब करीब आप देखेंगे कि वो इंटैक्ट ही रहते हैं। पिछली दफ़ा भी चुनाव यदि भारतीय जनता पार्टी हार गई थी तो 41% मत उस समय भी उसको मिला था। छत्तीसगढ़ के अंदर जो है वो बहुत बड़ा जो अंतर शुरू में आया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही इस प्रकार की नैरेटिव चलाया कि हम पीछे हैं। कई बार जब इस प्रकार का आप नैरेटिव चलाते हैं तो वो धीरे धीरे सेटल करके क्रिस्टलाइज करते जाती है। मुझे लगता है कि ये जो जमीनी सच्चाई है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि कांग्रेस कितना भी चाहे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वोटों का जो अंगगणित है वो इतना बड़ा अंतर नहीं रहने वाला है। और मुझे लगता है कि बड़े ये दिलचस्प होंगे आपके लिए भी और हमारे लिए छत्तीसगढ़ में आगे क्या होता है। छत्तीसगढ़ दिलचस्प है आप ये कह रहे हैं, और दिलचस्प जब आप कह रहे हैं तो आप यही बात दोहराने की कोशिश कर रहे हैं जो रमन सिंह कर रहे थे, क्योंकि जो पॉपुलर इस वक्त नैरेटिव है वो यही है कि बघेल बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रॉन्ग इस वक्त नज़र आ रहे हैं। लेकिन अनुराग जी का चूंकि आपने जिक्र किया है, अनुराग जी छत्तीसगढ़ की बात तो हो गई है, लेकिन आप ये कह रहे हैं बीजेपी हार रही है, आप कह रहे हैं बीजेपी सारे राज्यों में सफा है, तो अगर वो सफा है तो फिर कांग्रेस आ रही है मैदान में। देखिए, एक चीज तो आप मान के चलिए कि मैं जो मध्य प्रदेश को भी करीब से देखा इस चुनाव में, हाँ, छत्तीसगढ़ को भी देखा है और राजस्थान में भी जाने का मौका मिला। हमने जितना भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का रुझान देखा है, जनता बीजेपी को तो वोट देना ही नहीं चाहती है। राजस्थान में जहां तक कि आज तक जब भी चुनाव होते थे तो लोग पहले से कह देते थे कि सरकार किसकी बन रही है, क्योंकि वहां पे एक बार कांग्रेस की तो एक बार बीजेपी की, बार बीजेपी की तो एक बार कांग्रेस की सरकारें बना करती थी। लेकिन इस बार हर किसी को इस बात का संशय है कि भाई वहां पे जीत कौन रहा है। जब ये सवाल उठ जाता है उसी समय आपको पता चल जाता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। और भारतीय जनता पार्टी की हालत अगर खराब नहीं होती तो मैं आपसे कहता हूं कि आप ये इनसे पूछिए कि इन्होंने मुद्दों पे चर्चा ही नहीं की। इन्होंने राजस्थान पे लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल नहीं उठाया, इन्होंने वहां पे बेरोजगारी महंगाई पे बीजेपी ने सवाल नहीं उठाया, ना छत्तीसगढ़ में उठाया। ये धर्म की राजनीति करने में व्यस्त हो गए। इनको लगा कि शायद मैं धर्म की राजनीति करूंगा तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन भूल जाते हैं धर्म हमारा आस्था का विषय इस देश के अंदर में, राजनीतिक विषय नहीं है। आप प्रभु राम की बात कर रहे हैं लेकिन प्रभु राम के बच्चों के रोजगार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप लक्ष्मी जी की बात कर रहे हैं लेकिन लक्ष्मी जी यहाँ धरने पे बैठी हैं, साक्षात बेटी रूपी लक्ष्मी जो 100 टाइम में काम करती है धरने पे बैठी है कि उनकी 12,000 से 16,000 तनख्वाह कर दी जाए।
तो आप 4,000 तनख्वाह बढ़ाने को उनकी तैयार नहीं हो। दिवाली उन्होंने बेचारों ने अपने धरने पे बैठ के मनाई और आप उनकी पूजा करने की बात करते हैं। आप वही लक्ष्मी रूपी बेटियां धरने पे बैठती हैं जिनको घसीटा जाता है आपकी सरकार में। हाँ। तो आपको क्या लगता है वो आपको माफ करेंगे क्या? इसलिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दे से भटकते रहे पूरे चुनाव में और ये भटक रहे थे मुद्दों से। अनुराग भदौरिया, बड़ा सवाल आपने पूछा है। अभी हमारे साथ मैं आपको ये बताती हूँ कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब भी जुड़ चुके हैं, उनका भी एक दफा रुक कर लेते हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर आपका। अभी कुछ देर पहले रमन सिंह साहब हमारे साथ जुड़े, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे। कितने नंबर आप दे रहे हैं और कितनी सीटें आप दे रहे हैं अपनी सरकार, अपनी आने वाली सरकार, या जो कॉन्फिडेंस आप जता रहे हैं उस पर? आज दिन भर मैंने मतदान केंद्रों का स्वयं भ्रमण किया, लोगों से पूरे प्रदेश भर में बातचीत हुई, तो जो मतदान का रुझान स्पष्ट रूप से दिखा है, लोग लंबी लंबी लाइनों में लगकर आज मतदान में हिस्सा लिए। ये बताता है कि उन्होंने परिवर्तन के लिए वोट किया है और पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो अरुण जी, उस लिहाज से तो लंबी लाइन जहां जहां लगी वहां पर सरकार तब्दील हो रही है, तो फिर मध्य प्रदेश में भी लंबी लंबी लाइनें लगी अरुण साहब। देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार का वातावरण है, सरकार ने जिस प्रकार से कोई काम नहीं किया है, हर वर्ग को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, और इससे लोगों में सरकार के प्रति खासी नाराजगी है। और हमने जो महतारी वंदन योजना लेकर आए, प्रधानमंत्री आवास देने की बात की, तो इससे लोगों में एक आत्मविश्वास जगा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाने के लिए लोगों में तड़प थी और लोग स्वस्फूर्त मतदान केंद्र में आकर मतदान किए हैं, और जो चेहरे में चमक लोगों की बता रही थी वो बताता है कि वो परिवर्तन के लिए वोट करने वाले हैं। आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जिस सीट से लोमड़ी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, त्रिकोणीय वहां पर मुकाबला है। आपको सबसे जो अग्रिम पंक्ति है, अगर आपकी सरकार बन जाती है तो आप एक चेहरा हो सकते हैं लीड करने वाला। कितने कॉन्फिडेंट आप नजर आ रहे हैं अरुण जी? मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, तो प्रदेश अध्यक्ष के नाते प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत आए, इसके लिए मैंने पूरी ताकत लगाकर काम किया है। आगे जो विधायक दल है और पार्टी का नेतृत्व, सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे ये तय करेगा, और उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अरुण जी, ये कहा गया कि आप तमाम सांसदों को ये कहकर उतारा गया है कि अगर आप चुनाव जीते तो फिर आप लीडर के तौर पर भी रह सकते हैं। ऐसी कोई बात हुई है? क्योंकि रमन सिंह की अगुवाई में ये चुनाव नहीं लड़ा गया, इस बार उस चेहरे के साथ नहीं लड़ा गया। देखिए, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी हमारी जो भूमिका तय करेगी उस भूमिका का हम निर्वहन करेंगे। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण साहब प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के हमारे साथ जुड़े हुए थे, और उन्होंने कहा कि देखिए, पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ है। ऋषि पांडे जी, ये बात तो माननी पड़ेगी, एक वक्त था जब नेतागण कहते थे कि भाई मेरा नाम भी आगे है, अग्रिम पंक्ति में, मैं भी सीएम बन सकता हूँ। अब बीजेपी में ये ट्रेंड है कि जब जब नाम डिस्कस किए गए हैं सीएमशिप के, वो नाम कभी आगे आया ही नहीं है। इसीलिए हर नेता ये कहने से डरता है कि नहीं भाई, मैं नहीं हूं लाइन में, मेरा तो नाम लेना भी मत आप। बिल्कुल ठीक कहा रुबिका जी आपने। बीजेपी में एक नए दौर की बीजेपी आ गई है यहाँ पर, जिसमें काफी रिस्क है, काफी जोखिम है। इसलिए कोई भी नेता, चाहे वो अंदर से पूरी कोशिश कर रहा हो वो इस दौड़ में शामिल होने की, लेकिन वो बोलने की का साहस नहीं कर पाता है। सभी निर्णय संसदीय बोर्ड के जिम्मे करके सभी लोग बरी होना चाहते हैं। लेकिन देश के संदर्भ में भी काफी सारे वक्ताओं ने, जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है। लेकिन मध्य प्रदेश के मामले में अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैंने आज की वोटिंग में देखी है, महिलाओं की लंबी लंबी लाइन। महिलाएं जिस तरीके से आज वोटिंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, उस पर जरूर सबको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो टोटल वोटर्स हैं, 5.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं, उसमें महिलाओं की तादाद 2,66,00,000 है। उसमें से अभी तक जो 3 बजे तक का आंकड़ा जो चुनाव आयोग से हमको मिला था, उसमें महिलाओं की तादाद करीब 60% से ज्यादा वो वोटिंग पे गई थी, जो कि पुरुष मतदाताओं के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा था। देखिए, अभी तक के जो चुनाव के ट्रेंड जो हम पहले देखते रहे, इसका मतलब क्या हुआ? अभी निगत भी उस तरफ इशारा कर रही थी,
रागी साहब भी उस तरफ इशारा कर रहे थे कि लाडली योजना बचा लेगी। लाडली योजना का मतलब ये है कि तमाम महिलाएं जो हैं वो आएंगी और वो शिवराज सिंह चौहान के फेवर में वोट डाल जाएंगी। ये लंबी कतारें के माने ये है, या लंबी कतारों के माने ये है कि अब हम आए हैं, हमें सत्ता परिवर्तन करनी है, पीरियड? नहीं, मेरा ये एक सीधा कहना नहीं है ये। देखिए क्या है कि कांग्रेस ने भी और बीजेपी के भी चुनाव का इस बार जो मध्य प्रदेश में जो चुनाव के फोकस में महिलाएं थी, नो डाउट उसका श्रेय शिवराज सिंह चौहान को उसका श्रेय जाता है। उन्होंने इस स्कीम को मई जून में लॉन्च की, लाडली बहना। उसी के बाद कांग्रेस को भी इस शिवराज के पीछ पे आके खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्होंने अपने संकल्प पत्र में इसको 1500 रुपए करने का वादा किया। हाँ। तो महिलाएं कहीं ना कहीं चुनाव के फोकस में थी और यही वजह है कि महिलाओं ने इस चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की है। अब उसका परिणाम क्या आएगा, वो किस तरफ जाता है, देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है सर। सीधी से रीति पाठक जो कि चुनाव लड़ रही हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। जरा उनका रुख कर लेते हैं। रीति जी कैसी हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई आप सांसद हैं, विधायकी का चुनाव लड़ रही हैं, बताइए किस तरीके की रिपोर्ट मिल रही है? आप तो अलग अलग बूथों पर भी गए होंगे। अभी ऋषि पांडे जी, रिपोर्ट पहुंच जाती है। ऋषि पांडे जी आवाज से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मुझे कैसा लग रहा है और मैं क्या फील करके आ रही हूँ। अच्छा, ये महिलाएं जो हैं इस बार आप लोगों की नैया पार लगा देंगी, आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, काम जो होता है ना आपका जमीन का, वो बड़ों की नैया पार लगा देता है ना। और जो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है ना कि सेवा, और जो उसका संकल्प है सेवा, चाहे उसमें महिलाएं जुड़ी हो, चाहे बच्चे जुड़े हों, चाहे बुजुर्ग जुड़े हों, चाहे युवा जुड़े हों और चाहे अन्य कोई जुड़ा, तो इसलिए हमारा जो संकल्प है सेवा का, आज उसकी पृष्ठभूमि पूरी दिख रही है जमीन पर। रीति जी, ये कहा जा रहा था कि भाई एंटी इनकम्बेंसी गजब की है, चेहरे को लेकर बोरियत होगी। 18 साल से आप लोग जो हैं सत्ता में बने हुए हैं, बीच के कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए तो बदलाव की जरूरत है, रोटी तवे पर एक जगह रहती है तो जल जाती है, तमाम वो चीजें कही जा रही थी। मैडम, मुझे लगता है कि थोड़ा सा जमीन पर आकर देखना पड़ेगा। क्या होता है कि हम कभी भी कुर्सी टेबल पर बैठ के या एसी रूम में बैठ के हमारी समीक्षा बहुत आसान होती है और अलग होती है, लेकिन जब हम जमीन पर जाते हैं और जब हम देखते हैं, मैं चुनाव किससे लड़ रही थी आप जानती, मल्टी मिलियनियर लोग हैं, है ना, बड़े बड़े ठेके होते हैं जिनके पास, मुझे तो उतना ज्ञान भी नहीं है कि क्या क्या बिजनेस चल रहा है, और इतना पता है कि लोगों ने ये बहुत बताया था और ये कहा था कि बहुत सारा पैसा है, लेकिन उस पैसे का कहीं भी प्रभाव नहीं पड़ा जो पैसे एक महीने से बट रहा था। और जमीन पर आइए देखिए तो वो जो सेवा है ना, उसका भाव चेहरे पर है, उसका भाव मन में है। और पर रीति जी, मैं बस आपको इतना बता देना चाहती हूँ कि मैं स्टूडियो में बैठने वाली नहीं हूँ। आपके मध्य प्रदेश में गजब के 5 दिन बिताकर गई हूँ, सीएम साहब का इंटरव्यू लेकर गई हूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ आपको बहुत अच्छे से तमाम इलाकों में घूमी हुई हूँ जानती हूँ। और लेकिन मैं सामान्यतः एक बहुत मैं श्रम को लेकर ये बात कह रही हूँ कि जब हम किसी बात की समीक्षा करते हैं, मान लीजिए मैंने कोई मीटिंग करी और मैंने उस पे कागजी तौर पर मैंने जाना समझा, लेकिन जब मैं उसी चीज को जमीन पर जाकर देखती हूँ तो सच्चाई कुछ और होती है। तो आप ये कह रही हैं कि आप भयंकर कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार फिर से सरकार आप बना रहे हैं, तो 230 में से कितनी सीट है फिर रीति जी? जी कितनी सीट है? अब सीट तो मैं तो 150 से पार की सीट मैं कहूंगी, बाकी तो 200 के ऊपर भी आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। अच्छा, आप और रीति जी, क्या मैं मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री से इस वक्त बात कर रही हूँ, भाभी? अरे राम राम, ये क्या कह रही हैं आप? ये तो मुझे आप कार्यकर्ता संबोधित कीजिए, जो मेरे लिए सौभाग्य है, और यही मेरा भाग्य है, यही सौभाग्य है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ तक लाकर आज खड़ा किया है कि इतने बड़े संघर्ष में जनता के बीच में विश्वास स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे निर्देशित किया। इससे बड़ा एक सौभाग्य नहीं हो सकता किसी भी कार्यकर्ता के लिए। तो आप एक कार्यकर्ता से बात कर रही हूँ जिसे भारतीय जनता पार्टी ने जिस पर विश्वास किया है। रीति जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये बीजेपी की सांसद और विधायकी का चुनाव लड़ रही हैं, सीधी से हमसे बातचीत कर रही थी। इतने खिलखिलाकर क्यों हंस पड़े आप संगीत रागी जी? आज की तारीख में, अनुराग जी, आज की तारीख में आपको कोई टफ सवाल अगर पूछना है बीजेपी से, निगहत अब्बास से, तो ये बेस्ट है।
हाँ भाई बताओ कौन होगा सीएम। मामला वही खत्म। देखिए राम राम मुंह से निकल जा रहा है। देखिए बीजेपी के आपने नेताओं से पूछा, आपने प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछा भाई आपको कहीं आगे बढ़ना है, उनको पता है हम हार रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं भैया हम तो कार्यकर्ता, हमको आगे नहीं बढ़ना है। हाँ। आपने पूर्व मुख्यमंत्री से पूछा, बोले भैया आप सीएम बन सकते हो, नहीं भैया हम तो कार्यकर्ता, हम नहीं बन सकते। आपने सांसद से पूछा भाई आपका नंबर, नहीं हम तो कार्यकर्ता, हम नहीं आ सकते। मतलब वो सीएम, उनको पता है कि हम हार रहे हैं, तो कैसे बताएं कि हम उनको सीएम, भले में चुनाव ही हार रहे हैं तो सीएम बने कैसे, क्यों अपने सर पे हम ठीकरा पुड़वाएं कि हम अभी बता दें, वो पता चला हम हार जाएंगे 3 तारीख को। इसलिए बीजेपी का कोई नेता इस समय मध्य प्रदेश से पूछ लीजिए, छत्तीसगढ़ से पूछ लीजिए, या राजस्थान में चले जाइए, सर फटोवल है अच्छा खासा। अगर उनका नाम चल रहा होगा और जरा सी मुस्कान के साथ कह दिया जी रूबिका जी आप भावी मुख्यमंत्री से बात कर रही हैं, तो वो बस बातों में रह जाएगा, मामला आप समझ नहीं रहे हैं। रागी जी अपनी बात रखिए और उसके बाद मेरे सहयोगी अखिलेश सोलंकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और निगत अब्बास का भी रुख करेंगे। निगत आ रहे हैं, सवाल यही है, बदलेगा नहीं, याद रखिएगा मैं पर्चा लीक कर रही हूँ। रागी जी। बिल्कुल देखिए रूबिका जी, प्रधानमंत्री शुरू से कहते हैं जो छपाई और दिखाई, ये जो बीमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर यदि जिसको भी इस कसौटी पर आया उसका भविष्य जो है वो किनारे हो जाता है। तो कोई भी आज के दिन में ये साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार में और भारतीय जनता पार्टी में जो केंद्र है वो इतना ताकतवर है कि वो अच्छी तरीके से जानता है कि किसको हमको आगे बढ़ाना है, किसको हमको पीछे खींचना है। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो केंद्र से तय होंगी, तो इसलिए कोई भी इसमें से रिस्क नहीं रहा। बहुत सारे मंत्रियों को आपने भी सुना होगा और हमने भी सुना होगा कि कैबिनेट के लिए कोर्ट जो है वो सिलवा करके रखे थे और उनका शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का जो लोग हैं उनको शुरू से ये ट्रेनिंग है। नहीं पर अनुराग कह रहे हैं अब अखिलेश यादव की तरह तो नहीं हो सकता, समाजवादी पार्टी की तरह तो हो नहीं सकता। देखिए ना, समाजवादी पार्टी में तो पता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। अखिलेश यादव जी का बेटा भी आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री होगा, उनके होने वाले पुरखे भी उनका बेटा होगा। तो वहां पर हिरार्की तो तय है। कांग्रेस पार्टी के अंदर हिरार्की तय है कि कौन प्रधानमंत्री होगा। जितने भी पारिवारिक पार्टियां हैं वहां पर ये तय है, बट भारतीय जनता पार्टी के बाद नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री बने कर्नाटका के, तो वहां तो तय है ना भाई, जो कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे अभी उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, और अभी जो येदियुरप्पा जी के बेटे बने हैं अनुराग दिक्कत क्या है कि वो चाह करके भी मुख्यमंत्री क्लेम नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि अनुराग अखिलेश के बाद सबसे पॉपुलर लीडर है। निगत जी एक सेकंड अनुराग जी एक सेकंड। निषाद पार्टी का बताइए क्या हाल है, उसके बारे में बता दीजिए। चिराग पासवान जी के बारे में बता दीजिए। चौटाला जी फैमिली के साथ गठबंधन है बता दीजिए। आप शिवसेना शिंदे पार्टी के बारे में बता दीजिए। एनसीपी जो अजित पवार जी वाली बता दीजिए। आपने जो गठबंधन कर रखे हैं इतने दलों से, जो आपको परिवारवादी पार्टी और आपके अंदर परिवार के लोग हैं, राजनाथ सिंह के बेटे हो, चाहे वो साहब सिंह वर्मा के बेटे हो, मुख्यमंत्री का बेटा ही सांसद बन सकता है, और कोई नहीं बन सकता है क्या? अरे भाई उसको परिवारवाद पार्टी नहीं कहते हैं, परिवारवाद पार्टी उसे कहते हैं भाई परिवारवाद पे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अनुराग जी, संगीत जी, निगत बस जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। एक सेकंड। अखिलेश सोलंकी लगातार सुबह 6 बजे से मैदान में ग्राउंड जीरो पे है और वो हमें हर खबर पहुंचा रहे हैं। अब जब मतदान खत्म हो चुका है तो ये फर्ज बनता है कि एक बार अखिलेश का रुख हो जाए। अखिलेश, अब मैं सुबह जब आपसे मुलाकात की थी तब भी इसी तरीके का पीछे माहौल था, थोड़ा अंधेरा था, सूरज उगने को था, और अब जब मतदान खत्म हो गया है बिल्कुल वो घड़ी की सुई वहीं आ गई है। वही 6:40 और अभी भी देखिए वही 6:40। अब सवाल ये है कि आप तो अलग अलग बूथों पर गए हैं, किस तरीके का माहौल आपको दिखा, क्या आपने देखा? रूबिका जी, बहुत डिसाइसिव मैंडेट आएगा ये तय है। अच्छा। लेकिन 2 चीज़ें समझ में आई हैं कि जो महिलाएं थी हो सकता है वो शिवराज के लिए निकली हों, लेकिन यूथ जो था वो बदलाव के लिए निकला है। बड़ा इस तरह का मैंडेट निकल सकता है। और जो वोट परसेंटेज है 71.11 जो आपका 5 बजे तक था, जो उम्मीद है कि 80 टच करेगा। 5% का स्विंग, यानी कि पिछली बार से अगर 5% ज़्यादा है तो ये ऐसा केवल 2003 में हुआ था जब उमा भारती की वेव थी।
तो क्या ये बदलाव की वेव है या लाडली बहनाएं अपने शिवराज को बचाने के लिए निकली? क्योंकि महिलाओं की लंबी लाइनें भी हमने देखी और यूथ भी जोश के साथ बूथ पर नजर आया। तो यूथ किधर जाएगा और महिलाएं क्या करेंगी, इस पर पूरा इलेक्शन टिका हुआ है। लेकिन 5% का लगभग स्विंग होगा, इस तरह की उम्मीद है। क्योंकि 80% से ज्यादा वोट कई जिलों में 82-83% 5 बजे तक हुआ है। मैसिव वोटिंग मध्य प्रदेश में हुई है और ये मैसिव वोटिंग जो है सभी को घनचक्कर कर देगी, सबको चकराने पर मजबूर कर रही है। जी, मतलब आपने कम शब्दों में एकदम सुबह से लेकर रात तक जो मतदान हुआ है उसका ट्रेंड समझा दिया है। निगत, अब मैं सबको 30 सेकंड्स दे रही हूँ, ये क्लोजिंग रिमार्क होगा। निगत, सुना आपने, महिलाएं निकली तो शिवराज सिंह चौहान, लेकिन यूथ भी निकला है जो बदलाव चाहता है। जी, और मुझे लगता है रूबिका यही बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं के साथ जो आज हम देश के प्रधान सेवक श्री नरेंद्र भाई मोदी जी इस बात को बढ़ावा देते हैं कि युवाओं को आगे बढ़ चढ़ के भागीदारी अपनी तय करनी चाहिए और मतदान देना चाहिए, क्योंकि आज वही भविष्य तय करेंगे। और उन्हें पता है कि किस प्रकार अन्य राज्यों में जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां डकैती का मामला हो, पॉक्सो के मामले हो या फिर चोरी के मामले हो, महिला दुष्कर्म के मामले हो, दलित के ऊपर अत्याचार के मामले हो, वो किस प्रकार बढ़ रहे हैं। अब उसको रोकने के लिए जिस प्रकार राजस्थान सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने एक मॉडल दिखाया है, उससे युवा भी जागरूक हुए और महिलाएं भी जागरूक। पर अखिलेश तो कह रहे हैं कि युवा मध्य प्रदेश में बदलाव की बात कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ 230 में से निगत, मैं नोट कर रही हूँ कितनी सीटें आप कह रही हैं, जल्दी। मुझसे सीनियर हमारे यहाँ पर जो सांसद है, जो विधायकी का चुनाव लड़े हैं, वो भी कह चुके हैं और मैं खुद कह रही हूँ, और आप इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए रूबिका जी, दोबारा चलाइएगा, 150 से अधिक सीटें हमारी आएंगी और 5 राज्यों में हम सरकार बनाने वाले। और 10 सेकंड मुझे दीजिएगा, आप बड़ी देरी बाद आई हैं क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास गेस्ट थे। यहां पर मेरे भाई ने एक बात बोली थी जो कर्जे की, आपने तो आंकड़ा गिनवा दिया 5.5 लाख। अनुमान है सर्विस का कि इस दिसंबर में अगर सरकार इनकी रही तो 7 लाख करोड़ तक का इन लोगों के ऊपर कर्जा हो सकता है। तो ये सारी बातें इन लोगों को यहां पर बैठकर नहीं करनी चाहिए। आरबीआई की गाइडलाइन 30% जीडीपी। बस आपने 10 सेकंड मांगे थे, 10 सेकंड मांगे थे। आकाश मुनि 30 सेकंड। अशोक गहलोत ऐसे अकेले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सबसे, अरे वहां पर एक राउंड चुना। अभी तो हम और बैठेंगे, डिस्कस करेंगे इस पर। 2-3 बातें कहूंगा कि हाँ, 10 सेकंड में पहले मैं निखत जी का जवाब दे दूं कि नहीं, पर कैपिटा इनकम में राजस्थान आगे है और जीडीपी में भी राजस्थान आगे है। इससे लगता है कि नहीं कौन आगे है ये सबको पता है देश में। पर जो बड़ी बात यह है कि जो राजनीति में जो चेंज लाना है, जो बदलाव लाना है, वो कांग्रेस अभी कर रही है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और इवन तेलंगाना में ये होने वाला है। राजस्थान कांटे की टक्कर है, हो सकता है इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। आप मेरा वीडियो प्ले करिएगा जरूर, क्योंकि निखत जी का वीडियो प्ले करिएगा और मेरा वीडियो प्ले करिएगा। देखते हैं कि 150 सीट से ज्यादा आएंगे कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के। नहीं सुनिए, मैं झूठ नहीं बोलने दूंगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री खुद कह देते हैं कि हम तो इतने कर्जे में डूबे हुए हैं कि निगत, मैंने आपको पूरा मौका दिया। और आकाश, निगत मेरी बात सुनिए। आकाश, जब आप अपनी बात रख रही थी, आकाश मुनि आपके बीच में नहीं बोले। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी बात रख ले, आप अपनी उनके आंकड़े गलत है तो साबित कर लीजिएगा, एक बार उनको बोल लेने दीजिए। आकाश जी 10 सेकंड में लूंगा छत्तीसगढ़ पे बोलने के लिए। छत्तीसगढ़ में इनको पता था कि नहीं हारने वाले, इन्होंने ईडी का सहारा लिया। उस पर मैं अलग डिबेट पे आ जाऊंगा, बहुत अच्छा डिबेट होगा वो, कि कहते हैं ईडी का सहारा लेने के बावजूद भी स्पोक्सपर्सन ने दुबई से स्टिंग ऑपरेशन मंगाने के बावजूद भी फिर भी छत्तीसगढ़ ये हारने वाले और बुरी तरह हारने वाले। ओके सर, आपके अपने दावे हैं।